Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor शहबाज अली. तो अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर है तो थम्स अप. काइंडली तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट्स पे अलाइंड हो जाएं, बैठ जाएं. हमारा लेक्चर स्टार्ट है जी. तमाम टीचर्स से गुजारिश है कि जो जो स्कूल से ऑपरेट कर रहे हैं बच्चों को, वो ज़रा काइंडली बच्चों को अलाइन कर दें. ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया SLO स्टार्ट करेंगे. कल के दिन तक हमने सबसे पहले तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें देखा केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हैं. सेकंड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा एज अ केमिस्ट सोचते कैसे हैं. केमिस्ट्री में कुछ भी आपने अपनी डेली लाइफ में देखना है तो देखना कैसे है, ऑब्जर्वेशन. उस ऑब्जर्वेशन की वजह तलाश करनी है. ऑब्जर्वेशन में जो भी आप देखोगे ओके कैमरा ऑन आ रहा है, ठीक है. ओके तो आपने जी कामरान पब्लिक स्कूल, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके ऑल ओके. चले जी. तो हमने कल देखा था ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे. ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपना साइंटिफिक नॉलेज कैसे बनाते हैं उसको. अल-फरीद सिस्टम स्कूल, क्या इशू आ रहा है बेटा आपकी तरफ? जी बेटा आपका माइक अनम्यूट है, बताइए जी. कोई इशू आ रहा है? काइंडली पानी में जो स्टार्ट का सोल्व करेंगे तो आपने क्या वो केमिकल प्रोसेस है, लेकिन गूगल पे सर्च करने या फिर किताब में फिजिकल कह रहे हैं. आप ना ये सवाल मैं आपसे गुजारिश करता हूं मुझे नीचे मैसेज में लिख दें, मैं इसका जवाब दे देता हूं. हुमा हुमा आपका क्या क्वेश्चन है? हमना हमना रहमान, अनम्यूट करें. हमना रहमान आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, थोड़ा सा मैं जो सवाल समझा हूं, रहमान अल सईद एजुकेशन सिस्टम की तरफ से जो सवाल आया था, जो थोड़ा मुझे सुनने में जो मुझे समझ आया कि अगर किसी केमिकल को पानी में डालते हैं, तो मसलन नमक को पानी में डालते हैं तो नमक पानी में हल होता है, तो ये कोई केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल? पहली बात है यहाँ रिएक्शन का वर्ड नहीं यूज करना, मैंने इंटरेक्शन का वर्ड यूज किया था. देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड इंटरेक्शन. तो हाँ, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, नमक को पानी में डालें तो ये कोई रिएक्शन नहीं होता, ये इंटरेक्शन होता है. अब इंटरेक्शन दो तरह का मैंने बोला था, एक केमिकल इंटरेक्शन होता है और एक फिजिकल इंटरेक्शन होता है. केमिकल इंटरेक्शन, रिएक्शन नहीं बोल रहा, इंटरेक्शन. केमिकल इंटरेक्शन का नतीजा क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इस केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन. देखें यहां पर आप इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इस केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन. यहां पर ये फिजिकल इंटरेक्शन है. केमिकल इंटरेक्शन जो है वो मॉलिक्यूल्स का अगर हो जाए, जैसे नमक का पानी के साथ केमिकल इंटरेक्शन हो जाए तो नमक में तब्दीली आ जाएगी, नमक नमक ही नहीं रहेगा ना, वो चेंज हो जाएगा. लेकिन अगर आपने नमक को पानी में डाला है और नमक को पानी में डालने पर नमक में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये केमिकल इंटरेक्शन नहीं है. ये कौन सा इंटरेक्शन है? फिजिकल इंटरेक्शन है. अगर आप गूगल सर्च इंजन पे सर्च करते हैं ना, तो देखें गूगल सर्च इंजन पे क्या होता है कि वो अवेलेबल इंटरनेट पे जो डेटा होता है उसको इंटरप्रेटेट करता है और इस तरह से वो फिर उसका आंसर करता है, लेकिन टेक्निकली वो चीज़ों को उस तरह से एनालाइज नहीं करता. सर आपकी वीडियो फुल स्क्रीन कैसे करनी है? चलें जी, ये आप सबके एंड पे थोड़े बहुत इश्यूज हैं. आपको कमेंट्स पिन की ऑप्शन होती है, उसको क्लिक करें तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन किया था मुझसे अल सईद एजुकेशन सिस्टम पे, इस पर एक सिमुलेशन भी है. मैं एट द एंड ऑफ लेक्चर वो सिमुलेशन दिखा दूंगा इस सवाल को मजीद क्लियर करने के लिए. बहरहाल हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ये स्टूडेंट्स, मेरी आदत है कि मैं जब लेक्चर स्टार्ट करता हूं तो मैं एक दफ़ा पीछे जो पढ़ा है उसको मैं 1 मिनट 2 मिनट में रिवाइज ज़रूर कराता हूं. हमने फर्स्ट SLO में डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी, कोर एरिया ऑफ केमिस्ट्री पढ़े. हमने देखा
किस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। हमने कुछ सिमुलेशंस देखी। उसके बाद कल के लेक्चर में जो कि क्रॉस कटिंग थीम का पार्ट था, साइंटिफिक मेथड, हमने देखा साइंटिस्ट सोचते कैसे हैं, कैसे थ्योरीज डेवलप होती हैं, कैसे लॉस बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल देख ली थी। आज हमने जो प्रीवियसली पढ़ा है उसी को प्रोसीड करना है आगे। C09 A02 यानी A01 पढ़ लिया था, आज हमने A02 शुरू करना है। ये बाकायदा सबमिटिव SLO है, यानी इसमें से एग्जाम आएगा। क्या है SLO? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, मिसालों के साथ वाजिया करना है। दैट केमिस्ट्री हैव मैनी सब फील्ड एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड क्या होता है, पहले तो आपने इस लफ्ज को समझना है। SLO स्टूडेंट्स कहता है कि इस SLO में आपने ये समझना है कि केमिस्ट्री की बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और वो डिपार्टमेंट वाइज ही आप लोग हायर एजुकेशन में जाके रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एज अ होल पूरा केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो आप पढ़ें और आप एज अ होल उस पर कमांड हासिल कर लें। जैसे आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर में क्या होता है, जो न्यूरो का डॉक्टर होता है वो ब्रेन स्पेशलिस्ट होता है। इसी तरह जो पल्मों का डॉक्टर होता है वो लंग्स का स्पेशलिस्ट होता है। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है। तो आज हमने यही डाइसेक्ट करना है कि किस फील्ड में जाने पर क्या पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री के अंदर। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है? देखिए, आज आपने सुबह लेक्चर पढ़ा फिजिक्स का, उसमें डॉक्टर साहब ने आपको क्या समझाया कि कोविड-19 की जो वैक्सीन बनती है वो कोलैबोरेशन से बनती है। इसी तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ के साथ कोलैबोरेशन करती है और कोलैबोरेशन करने के बाद ही साइंटिफिक नॉलेज एक्सट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली केमिस्ट्री साइंस का नाम है। नो नो, केमिस्ट्री कनेक्टेड है बायो के साथ, बायो कनेक्टेड है, इसी तरह फिजिक्स, मैथ, बायो ये सब इंटरलिंक हैं। अगर आप केमिस्ट्री समझ के उसके कॉन्सेप्ट्स को फिजिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ के उसको बायो या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ के बायो और केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं कर सकते, मैथ को सब जगहों पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप साइंस नहीं पढ़ रहे। माजरत के साथ आप जस्ट फिर वही सवालों को हल कर रहे हैं, डेफिनेशंस को याद कर रहे हैं। इस तरह से कभी भी आपका जो दिमाग है वो डेवलप नहीं होगा। इस चीज को कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड, फील्ड्स को आपस में लिंक करना। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री का कौन सा हिस्सा किसी दूसरे पार्ट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। सब फील्ड्स कौन कौन सी हैं उसमें? बायोकेमिस्ट्री को हमने पढ़ना है, मेडिसिनल केमिस्ट्री को पढ़ना है हमने, पॉलीमर केमिस्ट्री को पढ़ना है हमने, जियोकेमिस्ट्री को पढ़ना है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तमाम डिपार्टमेंट्स हैं केमिस्ट्री के, इनके अंदर हमने डिटेल से देखना है। स्टूडेंट्स, एक और SLO है C09 A03। याद रखिए, हम तरतीब से चल रहे हैं। A01 पढ़ा, A02 पढ़ना है, A03 क्या है? A03 फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव का मतलब है कि इसका ताल्लुक नहीं है एग्जाम के साथ, ये क्रॉस कटिंग थीम का पार्ट है। इसको आपने पढ़ना जरूर है लेकिन पेपर के लिए तैयार नहीं करना। SLO क्या है? SLO है कि आपको फार्मूलेट करने आने चाहिए एग्जाम्पल्स, यानी ऐसी मिसालें आपको देनी आनी चाहिए। आपको, मुझे नहीं, आपको ये मिसालें देनी आनी चाहिए ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस, और ऐसे सवाल पूछने आने चाहिए दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्या मतलब है इसका? सर, अगर पौधे बीमार हो जाएं, पौधों को कौन सी दवाई देंगे, कैसे वो ठीक होगा, ये हम केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे? सर, आपने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों का रंग पीला है, हम इन कपड़ों के साथ ऐसा क्या करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएं, ये केमिस्ट्री के कौन से हिस्से में पढ़ेंगे? सर, दवाई हमारी बॉडी में जाके कहाँ जाके काम करेगी, कैसे काम करेगी, ये केमिस्ट्री के कौन से एरिया में पढ़ेंगे? यानी कि डेली लाइफ में से आपने मेरे से सवाल पूछने हैं कि सर, ये जो हम देखते हैं अपने आसपास होता हुआ, ये केमिस्ट्री में कहाँ पढ़ते हैं?
तो ये SLO का मकसद ये है कि आपने मिसालें भी देनी है, खुद बनानी है, फार्मूलेट करनी है और साथ में क्वेश्चन भी पूछने। मसलन डाटा आर इंपॉर्टेंट फॉर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें एक सवाल बनता है, हाउ कैन वी एक्यूरेटली डिटरमिन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल। सर हम फोरेंसिक लैब में जाते हैं, अपने फोरेंसिक लैब का नाम सुना होगा, आप अक्सर टीवी ड्रामा देखते हैं, CID क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो उसके अंदर एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर सारूके, नाम सुना होगा आपने। वो क्या करते हैं, उनके पास कोई भी डेड बॉडी आती है तो वो एनालाइज करते हैं, इसकी मौत की वजह ये है। अब मौत की वजह जानने के लिए उसको ब्लड में से या कि बॉडी में से उस सैंपल को क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। बाद में वो बताता भी है कि इसकी बॉडी में इतने ग्राम मेडिसिन है, इतने ग्राम जहर है, ऐसे जहर इसको दिया गया। तो ये सब कुछ उसको उसने पढ़ा होगा। तो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में उसने ये पढ़ा है, ये आपने मेरे से पूछना है। यानी कि हर ब्रांच के रिलेटेड आपने क्वेश्चन करना है, ये भी आपका SLO। ओके, और यही आपकी स्किल है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगेन केमिस्ट्री लैब के अंदर रिसर्च होती है, उस रिसर्च के थ्रू आप क्या हासिल करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज, ये हम पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री इज अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, जुड़ी हुई फील्ड है, दैट कनेक्ट वेरियस एरियाज ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग बायो, फिजिक्स, जियोलॉजी। केमिस्ट्री इन तमाम सब्जेक्ट्स को आपस में क्या करती है, लिंक करती है। इट्स एक्ट लाइक अ ब्रिज, ये एक पुल की तरह काम करती है। अलाउइंग अस, हमें अलाउ करती है टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स फिनोमेनास, कॉम्प्लेक्स फिनोमेनास, पेचीदा मसले दुनिया के समझने में। लाइक हाउ एटम्स स्टिक टुगेदर, कैसे एटम्स जुड़े हुए हैं मैटर के अंदर, मटेरियल के अंदर। एंड व्हाट मेक रॉक्स, रॉक्स किसकी बनी हुई हैं, मिनरल्स किसकी बनी हुई हैं, ये सब चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बहरहाल ये पूरा पैटर्न है जिसको हमने 1 by 1 स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, बिगेस्ट डिपार्टमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा रिसर्च की जाती है, सबसे ज्यादा नॉलेज इस डिपार्टमेंट का है, नाम है उसका फिजिकल केमिस्ट्री। नाम है उसका फिजिकल केमिस्ट्री। शाबाश। फिजिकल का लफ्जी मतलब क्या होगा, फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका केमिकल चेंज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ज़ाहरी आंखों से आप देख सकते हैं। जी अल सईद एजुकेशन सिस्टम, आपका क्या सवाल है? कि आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है, आप क्वेश्चन करें। आपने क्वेश्चन किया था ना फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, और उसी के अंदर एक जवाब था वो आपने आगे बता दिया। अच्छा सर, आप ऐसा है कि आपके एंड से जो हमें आवाज़ आ रही है ना, तो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप अपनी बात हमें मैसेज पे कर दें तो हमें जल्दी कन्वे हो जाएगी। शुक्रिया। ठीक है, हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका मैं क्वेश्चन नीचे वेट कर रहा हूँ, आप ज़रा मुझे क्वेश्चन बता दें, फिर आगे इंशाल्लाह चलते हैं। आप जो फीडबैक देना चाहते हैं मुझे बताएं। जी स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप फिजिकल चेंजेस को पढ़ते हो। मसलन एक मिसाल मैं आपको देता हूं। आपके सामने ये 3 ग्लास पड़े हुए हैं, इनमें एक में बर्फ है, आइस, जो कि सॉलिड होता है, सॉलिड होती है आइस। आपने नोटिस किया, जी आपने नोटिस किया कि ये पिघल गया है, बर्फ पिघल गई है और थोड़ी पिघल रही है, और यानी कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता लिक्विफाई हो रही है, लिक्विड में चेंज हो रही है, और यहाँ पर आके ये मुकम्मल तौर पे किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। इसके बाद अगर हम इसको और गर्म करें और टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ये लिक्विड इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। इस ट्रांजिशन के अंदर, इस तब्दीली के अंदर बर्फ जो कि केमिकल फार्मूला है उसका H2O, लिक्विड जिसका केमिकल फार्मूला है H2O, लिक्विड कंप्लीट हो गया तब भी फार्मूला H2O है, गैस H2O है। इस तब्दीली के अंदर केमिकली कोई चेंज नहीं आया। हाँ, जो इसकी फिजिकल स्टेट थी, हालत थी, फिजिकल चेंज आया। अब ये जो चेंज आया है, शाबाश बताओ, in what field of chemistry is the process of melting discussed, which is depicted in the figure।
ये जो चेंज है, शाबाश, अभी मैंने आपको बताया, ये चेंज इस तरह का केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे? बोलिए, शाबाश, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एक और मैं आपसे सवाल पूछता हूं स्टूडेंट्स, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि अगर मिसाल के तौर पे हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं, किसी चीज का कलर क्या है, किसी चीज की स्मेल क्या है, कोई चीज अपनी करेक्टरिस्टिक्स को, यानी सॉलिड है तो क्यों सॉलिड है, लिक्विड है तो क्यों लिक्विड है, कोई चीज गैस है तो क्यों गैस है, ये मैटर की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स केमिस्ट्री में जहां पर भी पढ़ी जाएंगी, वो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच होगी स्टूडेंट्स? फिजिकल केमिस्ट्री। मजीद इसको डाइसेक्ट करते हैं एक सिमुलेशन के थ्रू। सिमुलेशन अभी प्ले करते हैं जिसमें आपको ज्यादा अच्छा ये क्लियर हो जाएगा जी। ओके स्टूडेंट्स, जब तक सिमुलेशन प्ले होती है हम मजीद इस पे थोड़ी बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। फिजिकल केमिस्ट्री हमें मैटर की बल्कि ये सिमुलेशन प्ले हो गई है, हम इसको ही देख लेते हैं क्योंकि बाकी बात इसी से करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये स्क्रीन पे, इसको फुल स्क्रीन कर दें, ये स्क्रीन पे आपको एक कंटेनर के अंदर एक सॉलिड नजर आ रहा है जिसका टेम्परेचर है -20 डिग्री। आपको इसके अंदर ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं बेसिकली ये केमिकल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका ये सॉलिड बना हुआ है। अब एक काम करते हैं कि मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं। शाबाश बेटा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आप नोट कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो देखें, मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव कर रहे हैं, और ज़्यादा मूव करने के बाद आप देखें सॉलिड चेंज हो गया है किसके अंदर स्टूडेंट्स? लिक्विड के अंदर चेंज हो गया है। इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं, जैसे कि आप देख रहे हैं 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26 टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने से आप देखें टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल की हरकत में इजाफा हो रहा है। अब मॉलिक्यूल की हरकत में इजाफे के बाद अब देखें ये लिक्विड में चेंज हो गया है। अगर मैं इस लिक्विड को मजीद हीट करता जाऊंगा, मजीद हीट करता जाऊंगा, तो मजीद हीट करने पर क्या होगा कि ये अब ये टाइम आया कि लिक्विड कम हो रहा है, क्योंकि अब ये लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सारी तब्दीलियां हैं, इन तब्दीलियों को हम कहां पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, आपने पूरी सिमुलेशन में शायद नोट नहीं किया, मैं दोबारा आपको नोट करवाना चाहता हूं। एक वक्त आएगा टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, एक वक्त आएगा, आपने नोट करना है ग्राफ में से। सर ये इनको फुल स्क्रीन कर देंगे। अब आपने वो वक्त नोट करना है जब टेम्परेचर रुक जाएगा, ग्राफ से आपने अंदाजा लगाना है। तो सारे बच्चे जरा सिमुलेशन को ध्यान से देखें। अभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखें अब 0 डिग्री पे सॉरी 0 डिग्री पे टेम्परेचर रुक गया, रुक गया। ये टेम्परेचर जहां पर सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, और जब ये चेंज हो रहा था तब टेम्परेचर रुक गया था, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। यानी जब चीज मेल्ट हो रही होती है तो तब उसका टेम्परेचर रुक जाता है, बढ़ता नहीं है। मजीद इसको हीट करते हैं। अच्छा अब देखें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, अभी लिक्विड है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, अभी ये लिक्विड है, अब इसने बॉयल होना है, बॉयल होना है इसने। अब ये कहां जाके बॉयल होगा? देखिए अभी आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेशन हो रही है, चंद मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, बॉइलिंग नहीं हो रही। बॉइलिंग की निशानी क्या है? बॉइलिंग की निशानी यह है कि जब इसका टेम्परेचर रुकेगा 100 डिग्री के बाद आप देखें अब ये लिक्विड श्रिंक होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया है। ये जो टाइम होता है जहां पे टेम्परेचर रुक जाता है, लिक्विड के टाइम पे जब टेम्परेचर रुकेगा तो वो कौन सा पॉइंट होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अब वापस आ जाए फिजिकल केमिस्ट्री में। अब किसी भी चीज के मेल्टिंग पॉइंट को जज करना, किसी भी चीज के बॉइलिंग पॉइंट को जज करना, ये सब कुछ किस में आता है? फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकायदा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री is defined as a branch of chemistry that deal with relation between composition यानी कि सर ये जरा सिमुलेशन पे एक दफा दोबारा, ये कंपोजिशन का मतलब मैं क्लियर कर दूं। कंपोजिशन है जैसे ये मैंने आपको ये ब्लू ब्लू डॉट्स दिखाए, तो ये इस लिक्विड की कंपोजिशन थी, यानी ये लिक्विड बना किसका हुआ है।
मान लीजिए इस लिक्विड की कंपोजिशन में ब्लू डॉट्स की बजाय रेड डॉट आता है, यानी कि जो एक डिफरेंट केमिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर उसकी कंपोजिशन क्या होती, चेंज होती। तो याद रखिए किसी भी मैटर की कंपोजिशन क्या है, वो बना किससे हुआ है, उसकी हालत क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब कुछ पढ़ना ये किस में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। तो दोबारा हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर चेंजेस, की एरियाज ऑफ स्टडी। बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को जब पढ़ोगे तो इन चैप्टर्स को जब आप पढ़ोगे ना, खास तौर पे थर्मोडायनेमिक्स, अभी नहीं पता हमें क्या होता है, सिर्फ नाम, क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये वो बड़े बड़े की एरियाज हैं जो कि किसके अंडर आप डिस्कस करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करोगे। ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं था, आपके लिए सिर्फ डेफिनेशन जानना जरूरी था और समझना जरूरी था कि फिजिकल केमिस्ट्री होती क्या है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, इसकी भी एक सिमुलेशन है, हम इस सिमुलेशन के थ्रू देखते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। बड़ी आसान है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वर्ड है ऑर्गेनिक, सीधा सीधा उसका मतलब है लाइफ, लाइफ, ऑर्गेनिक लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो हम ड्राइव करते हैं किसी लिविंग थिंग से, हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये एक सादा तरीन डेफिनेशन है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ये मेरे पास एक मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती के अंदर हो क्या रहा है, जरा बात को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ये मैं एक मैग्नीफायर आपके सामने रखा है मैंने, ये मैग्नीफायर बताता है कि इस मोमबत्ती के अंदर है क्या। तो बेसिकली ये मोमबत्ती पैराफिन वैक्स, जिसे हम आइसोकेन भी कहते हैं, आइसोकेन एक केमिकल का नाम है, और उसके अंदर होता क्या आइसोकेन के अंदर, कि आप देखें ये मोमबत्ती के अंदर कार्बन कार्बन कार्बन, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना मॉलिक्यूल बड़े बड़े, एक तो छोटे दो सर्कल नजर आ रहे हैं वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बड़ा सर्कल नजर आ रहा है आपको वो कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स, अब ये जो कार्बन 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 की ये जो कार्बन कार्बन की ये जो चेन है, हम इस कार्बन कार्बन की चेन के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन्स को अब हम जब देखते हैं, अब जब ये बर्न होगा तो बर्न होने के बाद फ्लेम के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, अगर आप देखो तो फ्लेम के अंदर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और क्या प्रोड्यूस होगा, H2O प्रोड्यूस होगा। तो याद रखिए आइसोकेन, जो मैंने मोमबत्ती आपको दिखाई आइसोकेन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मुझे कैसे पता चला ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? मेरे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानना इंतहाई आसान है। मैं देखूंगा कि वो केमिकल जिसमें कार्बन 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 की चेन मौजूद है और कार्बन कार्बन के साथ क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, ओकेजनली ऑक्सीजन भी आ सकता है, ओकेजनली JSMS। आपका क्वेश्चन काइंडली कमेंट बॉक्स में बता दें, कमेंट बॉक्स में बता दें। JSMS अपना माइक अगर अनम्यूट करें, अगर आपकी आवाज़ ठीक है तो जल्दी से मेरे से क्वेश्चन करें, फिर हम आगे मूव करें। जी जी स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है आपका, अनम्यूट करें। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। इस सिमुलेशन की समझ नहीं आई। दोबारा क्वेश्चन पूछें। इस सिमुलेशन की समझ नहीं आई। अच्छा, ये मैं सिमुलेशन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सिमुलेशन है। मैं एक मोमबत्ती को जलता हुआ दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ मोमबत्ती को जलता हुआ? क्योंकि मोमबत्ती जिस मटेरियल की बनी है उसका नाम है आइसोकेन। आइसोकेन क्या होता है? आइसोकेन एक केमिकल का नाम है जो कि एक ऑर्गेनिक केमिकल है। अब सवाल है कि ये ऑर्गेनिक केमिकल क्या होता है? ऐसे केमिकल जिनकी बुनियाद कार्बन कार्बन की चेन होती है और उसके साथ कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन, हम उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिसाल के तौर पे ये आइसोकेन यानी कि मोमबत्ती जिस मटेरियल की बनी है, मैं उसको जूम करके दिखा रहा हूँ, उसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। जब मैं उसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ तो मुझे नजर आ रहा है कि इसके अंदर ये एक लंबी कार्बन 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 की चेन है।
अब ये जो लंबी कार्बन कार्बन की चेन है, इसके साथ ये छोटे छोटे जो सर्कल लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन को प्रेजेंट करते हैं। होगा क्या, जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जलाते हैं, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जब वो जलते हैं तो जलने के बाद बेटा क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना, ये कैसे जलते हैं, हमें कैसे एनर्जी देते हैं, ये केमिस्ट्री की कौन सी फील्ड में आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। एक तस्वीर में आपको और दिखाता हूं, सिमुलेशन पे हम चलते। ये स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स, ये आपको पेट्रोल नजर आ रहा है जो हम गाड़ियों में डालते हैं। इसको हम अंग्रेजी में यानी साइंस की जुबान में गैसोलीन कहते हैं, पाकिस्तानी इसको पेट्रोल कहते हैं। अब इस पेट्रोल के अंदर क्या है तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स, ये आप देखें कि आपको कार्बन 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 की चेन नजर आ रही है, और कार्बन कार्बन की चेन के साथ क्या लगा हुआ है, शाबाश, हाइड्रोजन लगा हुआ है। नॉर्मली ऐसे कंपाउंड्स तो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं, हम उन्हें हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। एंड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी स्टूडेंट्स, अब पेट्रोल गाड़ियों में क्या करता है, जलता है, जलने के बाद गाड़ियों को ताकत देता है, एनर्जी देता है, जिससे गाड़ियों का इंजन चलता है। और एग्जॉस्ट पाइप जो सलेंसर लगा होता है, उसमें से कौन सी गैस बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा जी, मैंने जो कपड़े पहने हैं, शाबाश, मैंने जो कपड़े पहने हैं ये मुझे कहाँ से मिले हैं, पहले तो मुझे बताएं ये मुझे मिले कहाँ से हैं। मुझे बाजार से मिले हैं। बाजार वाले कहाँ से लेके आए हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्री से लेके आएंगे। धागा, धागा जो है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। और जो सेलुलोज होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, सेलुलोज हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। आपने कपास का नाम तो सुना होगा। तो इसका मतलब कि ये जो कपड़े हैं इसका सोर्स क्या है, कपास। कपास प्लांट है, क्या वो लिविंग बॉडी है या नॉन लिविंग बॉडी है, मुझे बस इतना डिसाइड करना है, क्या वो लिविंग बॉडी है या नॉन लिविंग बॉडी है। डेफिनेटली जो कपास है, डेफिनेटली जो कपास है वो कौन सी बॉडी है, लिविंग बॉडी है। लिविंग बॉडी में से जो कुछ भी हमें एक्सट्रैक्ट होकर मिलेगा वो सारे का सारा कौन सा कंपाउंड होगा बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर पेट्रोल कौन से प्लांट से मिलता है, पेट्रोल जो है हमें कौन सी खेत से मिलता है, पेट्रोल कहां से निकलता है। तो मैं आपको आज बताने लगा हूं, पेट्रोल का दूसरा नाम होता है फॉसिल फ्यूल। इट इज वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल। छोटी क्लासों में आपने नाम सुना होगा, फॉसिल्स किन्हें कहते हैं, रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बाकियात होती हैं उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। सऊदी अरब के अंदर एक थ्योरी है कि अंबिया इकराम के दौर में जब बस्तियों पे अजाब नाजिल हुए तो वहां बस्तियां उलट गईं, और उलटने के बाद जमीन में ऐसी जगह दफन हो गई कि उनके फॉसिल्स बन गए, और बाद में वो फॉसिल एक फ्यूल में चेंज हो गया जिसका नाम क्या है, फॉसिल फ्यूल। हम ड्रिल करके उस फ्यूल को निकालते हैं, हम ड्रिल करके उस फ्यूल को निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं, उसमें से फिर पेट्रोल निकलता है, उसमें से फिर मिट्टी का तेल निकलता है, उसमें से ये जो मोमबत्ती आपको मैंने दिखाई थी पैराफिन वैक्स वो निकलती है, उसमें बेशुमार चीज़ें निकलती हैं जिनको हमने पेट्रोलियम मसनूआत का नाम दिया है। इन तमाम पेट्रोलियम मसनूआत को पढ़ना, कैसे निकालना है, क्या इनके केमिकल चेंजेस प्रॉपर्टीज होंगी, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये किस में डिस्कस होंगी बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होंगी। क्विकली मैं एक आखिरी लफ्ज़ बोल रहा हूं, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। हर वो चीज़ जिसका ओरिजिन कोई जिंदा चीज़ हो, या ऐसी चीज़ हो, मसलन अब आपको सर फॉसिल फ्यूल तो जिंदा नहीं है, लेकिन फॉसिल फ्यूल का ओरिजिन क्या है, फॉसिल्स किसी दौर में क्या थे, जिंदा थे। तो हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक किसी जिंदा चीज़ से जुड़ता है वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, किसी दौर में यह ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं तैयार किया जाता, लेकिन आज हम हज़ारों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में क्या करते हैं बेटा, तैयार करते हैं। समझ गए मेरी बात को। अब मैं दो चार बातें पूछूंगा। दूध में क्या क्या है, दूध की तमाम प्रॉपर्टीज को समझना,
शाबाश बताओ, क्या ये ऑर्गेनिक होगा? हाथ खड़ा करें अगर होगा तो हाथ खड़ा करें। क्या दूध की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना, क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा? यस होगा। खाना, खाना क्या खाना है? खाना क्या खाना है? खाने के अंदर कितनी न्यूट्रिशन होगी? खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होगा? ये भी सारे का सारा किस फील्ड में आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है। अच्छा, मैंने कपड़े जो पहने हैं, टेक्सटाइल को समझना, ये भी किस फील्ड में आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। दवाइयां जो हमने खानी हैं, हमारी बॉडी पे जाके उनका असर होगा, दवाई भी डेफिनेटली ऐसा ही कंपाउंड होगा ना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे मुश्तमिल होगा। दवाई ऐसी चीज तो नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट फोकस ऑन कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड एक खास तरह के कंपाउंड होते हैं। ये जो मैंने आपको कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ना, लाइनें बनी हुई हैं, अभी आपको बॉन्ड्स का पता नहीं है, तो ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, दीज बॉन्ड्स आर एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स हैं कंसिस्टिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि मुश्तमिल होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन पे, नोन एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव आसान लफ्जों में बताता हूं आपको। डेरिवेटिव, दलिया गंदुम का क्या है? डेरिवेटिव है। दलिया जो है गंदुम से निकलता है। इसी तरह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, कोई तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, कोई चौथा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के बाद। तो ये कंपाउंड्स मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या होंगे? डेरिवेटिव्स होंगे। इन डेरिवेटिव्स को भी पढ़ना किसमें आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्वेश्चन है सर जब सीड ऑयल निकाल लें वो ब्रांच में, डेफिनेटली सीड ऑयल को निकालना ये तो मैकेनिकल काम है ना, कि किसी बीज में से तेल को निकालना, ये नहीं हमें केमिस्ट्री, ये फिजिक्स ने बताना है। हाँ, उस ऑयल के अंदर क्या है, उस ऑयल के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये डेफिनेटली हम कहाँ पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मजीद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें जरा, ये दवाइयां हैं, ये खादें हैं, पौधों को स्प्रे किया जा रहा है, ये पेपर है, ये नर्स हॉस्पिटल में चेक कर रही है, ये सब कुछ इन मामलात, ये सारे मामलात हम पढ़ेंगे किस में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये लफ्ज़ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स के फार्मूला लिखता हूं। CH3CH3, H3CH2OH, CH3CH2Cl। अब ये जो मैंने तीनों कंपाउंड्स लिखे हैं, ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सर आपको कैसे पता चला? मुझे इस कार्बन कार्बन की लिंकेज से पता चल गया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको मैं बोलूंगा वो अल्केन है, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको मैं बोलूंगा अल्कोहल है, तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको मैं बोलूंगा अल्काइल हैलाइड है। अब तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्क किसकी वजह से हुआ? यहां पर बेटा क्या आया? OH, यहां पर बेटा क्या आया? Cl। तो वो ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फर्क लेके आता है, तब्दीली लेके आता है, चेंज लेके आता है, उस ग्रुप को हम बेटा क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो आप जब बड़ी क्लासों में जाके इवन के 10th 9th क्लास में आगे चैप्टर्स आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, पढ़ोगे तो आपको वहां पर फंक्शनल ग्रुप का नाम देखने को मिलेगा। एंड द डाइवर्स मॉलिक्यूल्स, इट हैज एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां बनाने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है। एग्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल जो एग्रीकल्चर में केमिकल्स यूज होते हैं उसमें इसका रोल है। पॉलीमर्स, अच्छा मैं बताता हूं जी, क्वेश्चन अभी आया आपका। पॉलीमर्स क्या होते हैं? अगली हमारी ब्रांच पॉलीमर केमिस्ट्री के, उसको वहां डिस्कस करेंगे। मटेरियल साइंसेस एंड मेडिसिन एंड हेल्थ, ये तमाम शोबे हैं जिनको हेड कौन करता है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा जी, सवाल पूछ लेते हैं पहले। ये थोड़ा सर नीचे कीजिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ बच्चे।
ठीक है, और ऊपर वाले का जवाब हो गया नीचे। सर व्हाट इज मटेरियल साइंस, अभी इसके बारे में बताते हैं, पहले ऊपर वाला सवाल। सर आई थिंक व्हाट इज क्रूड ऑयल मेड एंड हाउ डू वी गेट थिंग्स लाइक पेट्रोल आउट ऑफ इट। क्रूड ऑयल क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल किया। देखें इट्स वेरी सिंपल, मैंने बोला ना कि एक थ्योरी है कि सऊदीया और अरब कंट्रीज में जब अंबिया कराम के दौर में कौमों पे अजाब नाजिल होता था, तो वो फिर ऐसा तो नहीं होता था किसी ने आके गोली मार दी, किसी को हार्ट अटैक आ गया, वहां पे इस तरह का अजाब आता था कि बस्तियां उलट जाती थी। और बस्तियों के उलटने पे होता क्या था कि वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जमीन में ऐसी जगह दफन होते थे जो अनकॉमन है। अनकॉमन का मतलब हमारे यहाँ कोई किसी की डेथ हो, हम उसको कब्रिस्तान में जगह बनाते हैं, उसमें उसको दफन करते हैं, उसमें मट्टी होती है, मट्टी में माइक्रोब्स होते हैं जो उसकी बॉडी को तोड़ फोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन जब अजाब नाजिल होता है तो अजाब नाजिल होने पे क्या होता है कि ज़मीन के हज़ारों फुट नीचे जहां पर मिट्टी का बहुत दबाव होता है, हवा बिल्कुल नहीं होती, नीचे ज़मीन का टेम्परेचर भी हाई होता है, इस हालत में वो जो वहाँ पे दफन होने वाले लोग थे, जो कि पहले उनका फोसल बना, बाद में वो फोसल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया, उस फ्यूल को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसमें मट्टी भी होती है, उसमें और बड़ी चीज़ें होती हैं, वो क्रूड ऑयल है। उस क्रूड ऑयल को साफ करते हैं, रिफाइनरी में डालते हैं। रिफाइनरी क्या करती है, उस क्रूड ऑयल को साफ करती है। जब उस क्रूड ऑयल को साफ करते हैं तो फिर हम उसको पेट्रोलियम कहते हैं। उस पेट्रोलियम को फिर एक मशीन में डालते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप पढ़ोगे अपनी 9th क्लास के अंदर। वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मशीन क्या करती है, एक असूल के तहत उसमें से पेट्रोल अलग करती है, डीजल अलग करती है, कैरोसिन ऑयल अलग करती है, इन तमाम चीज़ों को अलग करती है। अब ये तमाम चीज़ों को एक नाम देते हैं हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को फिर हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या क्या होगा, ये सब कुछ किस में पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आसान लफ्जों में, हर वो चीज जिसको आग पकड़ती है, जो आग जलने में जो मदद करता है, वो सारे का सारा कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या लोहे को आग लगती है? नहीं, लोहे को आग लगती नहीं है, लोहा आग पकड़ता नहीं है। लोहा गर्म होता है और लाल होता है, लोहा आग पकड़ता नहीं है। क्या आपके कपड़े आग पकड़ते हैं? यस, आपके कपड़े आग पकड़ते हैं। क्या घर में जो सुई गैस आ रही है वो आग पकड़ती है? यस। खाने को आग में रखो, खाना जलता है? यस। हर वो चीज जो आग पकड़े वो ऑर्गेनिक है, जो आग ना पकड़े वो ऑर्गेनिक नहीं होता, वो टेक्निकली क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। सर व्हाट इज मटेरियल साइंस? ओबियसली मटेरियल साइंस क्या है कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द मटेरियल्स हैं, जैसे कपड़े हैं, जैसे ये प्लास्टिक है, ठीक है, जिसे हम पॉलीमर्स में हम पढ़ते हैं मटेरियल साइंस, यानी साइंस अबाउट मटेरियल्स के मटेरियल में स्पेसिफिकली क्या क्या मौजूद है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की एरियाज ये आपको समझ आ गए हैं। कल इंशाल्लाह ताला फर्दर जो ब्रांचेज हैं जिनमें पॉलीमर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इन तमाम बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये एसएलओ कल हमारा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आज हमने एसएलओ की बेस रखी है, शुरुआत की है इसको। ये बेटा सब कुछ हमने कल पढ़ना है, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री। आज सिर्फ हमने 2 ब्रांचेस पढ़ी हैं, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, ठीक है, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी वर्कशीट दिखाना चाहता हूं। ये इसमें मैंने क्या किया, मैंने कुछ सवाल यहां रखे जो कि हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये ग्रुप पे फॉरवर्ड भी करवा दूंगा, आप इन सवालों को देखें जो एसेंशियल क्वेश्चंस हैं। इन सवालों को पढ़ने के बाद फिर आप खुद तलाश करें कि ये जो सवालों में कहा जा रहा है ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में हम इनका जवाब हासिल करेंगे। तो जितना आज पढ़ा है उतना सॉल्व करें, बाकी इंशाल्लाह ताला इस वर्कशीट को कल हम डिटेल से पढ़ें। ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आज का जो हमारा एसएलओ था वो भी कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन आपको जितना पढ़ाया है अच्छे से समझ आ गया है। अच्छा, यहाँ पर मुझे याद आया, अल सईद एजुकेशन सिस्टम